एनालिसिस है 6 जुलाई है। 6 जुलाई का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस डे मंडे। और आज इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं धर्मेंद्र सिंह राणा। और डेली करंट अफेयर्स के नाम से आपको डेली अपलोड मिलता है। 6 जुलाई का हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस बिना देरी के हम लोग बिगिन करते हैं। होप आप सब लोग घर में हेल्दी होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, चाइना डबल्स डाउन द क्लेम ऑन द ईस्टर्न भूटान बाउंड्रीज। लुक, भूटान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, बट फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होने के चक्कर में हम भूटान को हमेशा सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या इश्यूज़ हैं ये आप समझिए। अभी डोकला में स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। हमारा जो सिक्किम है ये इसी के पास से जाता है। ये हमारा एक छोटा सा प्लेस है जिसे चिकन नेक बोलते हैं। अगर भूटान के इन सब टेरिटरीज़ पे चाइना आ जाएगा तो ये कभी भी हमारे सेवन सिस्टर्स के क्लेम को होल्ड कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए आ जाता है। तो हम भूटान में कुछ भी होता है तो हम इश्यूज़ में रहते हैं। कई बार इनकी बाउंड्री सेटलमेंट के लिए बातें हुई, बट दो ही स्टेट है जिनसे इनके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते हैं, एक इंडिया से एक भूटान से। तो इंडिया भूटान के साथ इनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो ख़तरनाक हैं। और जब बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्री उस कंट्री के साथ नहीं मिलते। तो भूटान से हमारे क्लोज टाइज हैं, हम उसको सक्सेसफुली अपना आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ तक वो अपना क्लेम बनाने की बात कर रहे हैं। अब चाइना अपने आउटर क्लेम से डबल अपनी चीज़ें कर दी हैं, तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। अब ये एक स्टैंड ऑफ की बात है। अगर आप इस पॉलिटिकल गेम को समझे तो देखिए पाकिस्तान के साथ इन्होंने कल बात की, तो पीओके एरिया और एलओसी के लिए और एलएसी पे अपना स्टैंड ऑफ रखे हुए हैं। साथ में नेपाल इन हॉस्टाइल है हमारे लिए। अब भूटान के साथ भी क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशंस। तो बहुत बुरी कंडीशनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें तो कई टॉक्स हुई 1984 से लेकर 2016 तक, बट अभी 2017 में दोबारा टॉक्स होनी थी, नहीं हुई। 25th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जुलाई 2018 में होनी थी, वो अभी हुई नहीं। तो अभी तक कई सारी चीज़ें हैं जो डिले कर रहा है। देखिए चाइना की एक आदत है, जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो वो प्रॉब्लम दूसरों पे डाल देता है। मतलब खुद तो रिलैक्स हो जाता है, दूसरों को परेशान करके बैठ जाता है। तो ऐसी चीज़ें करना एक आर्मी टेक्नोलॉजी में अच्छा है कि जो भी बर्डन है वो अपने से सीनियर से जूनियर, जूनियर से जूनियर पे डालो, या बाद में सीनियर से सीनियर पे डालते चले जाओ बाद में। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे वो टेंशन आ जाती हैं। अब देखिए भूटान ने अपने क्लेम मारे तो चाइना ने उल्टा क्लेम इन्हें डबल का दे दिया। इसके बाद वैक्सीन की बात करें, जैसे आईसीएमआर ने बोला है कि 15 अगस्त तक वो ट्रायल दे देगी और हमारे यहाँ कोवैक्सीन को लॉन्च कर देगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डब्ल्यूएचओ की एक चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने बोला मेल के थ्रू हिंदू को कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, फेज़ 3 ट्रायल आप स्किप कर ही नहीं सकते, वैक्सीन अवेलेबल बना ही नहीं सकते। फेज़ 2 और फेज़ 3 के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं लोगों को चीज़ें करते हुए। अब किस तरह से स्किप कर रहे हैं कि फेज़ 2 फेज़ 3 के बाद वो सीधे ले आएंगे। तो ये मेडिसिन लाना थोड़ा अभी रिस्की पड़ा है, इसकी बात चल रही है। इसमें कई चीज़ें, अभी एक एडिटोरियल भी है कि हमें नो डाउट वैक्सीन की ज़रूरत है, पर वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि हम इसे बहुत रैपिडली ले आएँ और काफ़ी चीज़ों को ब्रेक कर दें। इसके बाद नीट फॉर हेल्थ, बेटा ये भी फ्रंट पेज लाइन थी। इसमें क्या है, जो आपके हाउस होल्ड वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। अभी भी लॉकडाउन हटने के बाद भी अनलॉक की फेज़ में कई चीज़ें अभी बंद है, मैं मानता हूँ, बट इसके बाद भी इनको काम नहीं मिल रहा है। ये अभी भी वैसे ही बेरोजगार बैठे हैं। खाने के लिए फ्री में मील बांटना भी बंद हो चुका है, खाना भी किसी के थ्रू नहीं मिल रहा। तो इनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल है, उनके बारे में बात की जा रही है। जो रजिस्टर्ड थे दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, बाद में मिनी और रूरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को भी दिए, बट इनके लिए किसी ने नहीं सोचा। तो डोमेस्टिक वर्क जो है 80 to 90% डोमेस्टिक वर्कर्स दिल्ली और मुंबई में अपनी नौकरी खो चुके हैं। आज उनके साथ प्रॉब्लम है, वो अपना रेंट नहीं पे कर रहे, बेसिक खाना नहीं बना पा रहे, गरीबों से खाना मांग रहे हैं। जैसे एक अर्लियर आई यूज़ टू गेट कुक्ड फूड, तो पहले कुक्ड फूड दुर्गा विहार में मिल जाता था गवर्नमेंट स्कूल में, एनजीओ रन से, बाद में ये चीज़ बंद कर दी गई। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट इसके लिए सोच नहीं रही, तो गवर्नमेंट को इसके लिए अवेक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट इसे बेटा कंटिन्यूसली निगलेक्ट कर रही है, इसके नेग्लेक्शन से बहुत कुछ होगा। वेलफेयर स्कीम कोई भी नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और इंजरी हो, कुछ भी हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, इनके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो इनके लिए हो। अब प्रॉब्लम है, यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश, एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की, 44 एग्जिस्टिंग लेबर कोड चेंज करने की कोशिश की, तो वेजेस बिल जो था वो क्लियर हो गया, बाकी अभी चीज़ें बाकी हैं। हाँ, कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी था, ये अभी आया था, बट अभी ये पेंडिंग चल रहा है। कई सारे लॉज हैं जो आने हैं, बट कुछ 16 स्टेट में ये काम करती हैं। जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उसमें से 12 स्टेट ने डोमेस्टिक वर्कर यूनियन बना रखा है, और ये कहीं ना कहीं अपनी डिमांड को फुलफ़िल कराने में बहुत हेल्प दे पाते हैं। इसके बाद अब एडिटोरियल पे हम आ रहे हैं। एडिटोरियल सेक्शन में आप देखेंगे तो इटली वाला जो ट्रायल था उसकी बात की गई है। देखिए इटली वाला 2012 15 फरवरी का केस था। नॉटिकल माइल्स 2.5, ये कॉन्टीन्यूस वाटर जोन होता है जो इंडिया का जोन होता है, इसके अंदर सारे रूल्स इंडिया के चलते हैं। केला कोस्ट पे एक कमर्शियल व्हीकल जा रहा था
वुड्स ने, मरीनियस ने 2 लोगों को मार दिया था, ठीक है। एक का नाम पिंक था और एक का नाम वैलेंटाइन था। इन दोनों को मार दिया था, फिशरमैन्स थे ये लोग। और इसके बाद इनके ऊपर ट्रायल लगा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के अकॉर्डिंग, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी ने बोला था। उसके बाद ये चीज़ें चलती गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इश्यूज चले, बट उसका फाइनली जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया वो ये आया कि इन्हें कंपनसेशन दे दिया जाएगा, बट उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मतलब मनीरियर्स को ऐसे नहीं मारा जा सकता, उनके पास खुद के भी राइट्स होते हैं। तो अब उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो उनको आप कुछ कह नहीं सकते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसके बाद आप किसी को पेमेंट तो दे देंगे, वो भी इतने सालों के बाद आप उनको थोड़ा बहुत हेल्प दे रहे हो, एड दे रहे हो, बट उनकी लाइफ तो चली गई, एक हैप्पी फैमिली आपने बर्बाद कर दी, उसके लिए आप नहीं सोच रहे। तो ये सारी कंडीशंस बनी हुई हैं। बाकी ये है कि इसके बाद और सारी चीज़ें हो सकती थी, कुछ हुआ नहीं। दिल्ली ने भी कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों का, जो लाइफ मिली है उसको तो आप अगेंस्ट जा नहीं सकते, उनको आप चीज़ें कर नहीं सकते। बट क्वेश्चंस कई आते हैं कि क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने केस सुप्रीम कोर्ट को दिया, मरीनियर्स के लिए नहीं दिया। वर्चुअली टेररिज्म चार्ज हो सकता है, ड्रॉप लेटर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट हैव नॉट डिसाइडेड द जुडिक्शन इम्यूनिटी इशू, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये 4 क्वेश्चन जो आपके सामने, इन पे आंसर्स हमें देने चाहिए। लोट्रे और गेरोनिया जो हैं ये आज भी इटली में ही हैं, उनका ट्रायल वहीं पे रहा, इंडिया में कभी वो आए नहीं, तो उन पर प्रॉपर ट्रायल हमारे यहाँ चल नहीं सकता। इटालियन कोर्ट में जो चला उसमें वो फ्री हो गए और इजी थे। अब दोनों को एक दूसरे के साथ ओनर करना है जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको, और आगे मूव ऑन करना है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करें तो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी, आपको पता है, अभी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि अब ये टाइम नहीं चल रहा कि आप किसी को भी एरिया को कैप्चर कर सकते हो, विकासवाद का टाइम है, हर बंदा डेवलप कर, एरा ऑफ कॉलिज्म या विस्तारवाद अब खत्म हो चुका है, तो अब उसके पीछे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने कहा है कि हम किसी भी एक्सपेनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज हम उससे चलेंगे। हम हमारा ट्रेडिशन है पीस एंड ब्रेवरी का, पर अपने लैंड होल्ड को हम बचाना जानते हैं बहुत अच्छे से। उन्होंने उन सोल्जर्स से भी बात की जो बचे, और 20 जो इंडियन सोल्जर्स मरे थे उनके लिए उन्होंने बात की। इंडिया अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी टेरिटरीज़ को बचा सकता है, उसके बारे में उन्होंने प्रॉपरली बात की। और उन्होंने एक स्ट्रेट मैसेज दे दिया है चाइना को कि बिना नाम लिए कि आप अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप वायलेशन जो कर रहे हैं वो गलत है, आप एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज़ अपना रहे हैं वो गलत है। इन सारी बातों के बाद देखिए, कल मोदी गए, आज भूटान वाला केस हो गया। तो चाइना कहीं ना कहीं से इंडिया को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाले टाइम पे वॉरसम सिचुएशन बनाएगा। आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है वहाँ पर, कोई पॉजिटिव सिचुएशन वहाँ दिखती हुई नहीं चल रही है। इसके बाद देखिए, आपका अगला है री इनफ्रेंचाइज द फॉरगेटन वोटर। अभी कोविड-19 के टाइम पर ये बात चली कि हम क्यों ना बैलेट वाला ऑप्शन लाएं जो घर पे जाके वोटिंग हो। अब इसके लिए बात करें तो देखिए, मार्जिन लेबर जो अपनी घर से बाहर जाते हैं, वो कई जगह रहते हैं, सीजनल वर्क करते हैं, इलेक्शन आता है, पैसा नहीं होता कि वोटिंग के लिए अपने घर वापस जा पाएँ, तो वहीं रह जाते हैं और उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाते। उनका वोटर आईडी कार्ड उनके गांव का होता है, वहाँ वो पहुँच नहीं पाते, जहाँ होते हैं वहाँ उनको वोटिंग करने का राइट नहीं मिलता। इस चक्कर में चीज़ें बहुत बुरी तरह फंस जाती हैं और उन्हें फिर निगलेक्ट कर देते हैं। जो वोटिंग क्लास होती है वो भी उन्हें निगलेक्ट करती रहती है और उनका निगलेंस बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसकी सिचुएशन अभी तक लोग नहीं समझ पाए, तो घर नहीं जा पाते, पॉलिटिकली पावरलेस रह जाते हैं। तो इसके लिए बात की गई है, इलेक्शन कमीशन इसके लिए कुछ कर सकता है, इनके लिए भी हेल्प करें, और ओल्ड एज जो है उनके लिए भी करे, और ये जो वो जॉबलेस माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रहते हैं उनको भी वोटिंग का ऑप्शन दे। ऐसा हो सकता है, पहले भी हो चुका है। आज की डेट में प्राउडली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 91.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। और 63.36 वोटर अपना वोट कास्ट करते हैं, 67.4%। अब जो 29.69% है जो कास्ट नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, इन पे भी इनको अटेंशन देनी पड़ेगी। सर्वे ने कहा है 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। बट 20 करोड़ से इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि बेटा उन्हें टाइम नहीं मिलता है, वो जा नहीं पाते अपने एरिया में। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 1 लाख हैं, उनके लिए रजिस्टर्ड वोट दिया गया। फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में रिक्वायर थी। एनआरआई एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी कर रहे थे प्रीवियस लोकसभा में, है ना, ऑथराइज प्रोक्सीज के थ्रू। अब यहाँ पे कोई मॉडल है कि नहीं? हाँ, एक मॉडल है। जो सर्विस वोटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं पोस्टेड अवे होम, वो वोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से, ईटीपीबीएस के थ्रू। तो क्या ये हम सबके लिए नहीं दे सकते? आज की डेट में वोटर आईडी को अगर हम आधार से लिंक कर दें तो वो कहीं पर वो काम होगा। जैसे बैंकिंग की बात करें, कहीं पर भी अकाउंट है, हम पूरी इंडिया में इसको ले सकते हैं। तो अगर सक्सेसफुली हमने इसका काम कर रखा है तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम ऑनलाइन वोटिंग को भी ला सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड की बात करें, वैसे वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड की बात करें,
और बैलेट पेपर पोर्टेबिलिटी की बात करें और इनको भी इलेक्शन के लिए हेल्प दें, तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजीज भी चेंज होंगी, इनको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बारे में क्लियर ये एडिटोरियल बोला है, अच्छा एडिटोरियल है, आप देख सकते हैं। वोटिंग राइट्स की बात कर रहा है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगला है श्योरली इवन इफ स्लोली। इन्होंने कहा आप श्योर हो जो आप वैक्सीन बना रहे हैं, बट उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि उसके लिए बहुत श्योर होना जरूरी है, बहुत हैस्टी हो कि आपको 15 अगस्त तक इसे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं टाइम को, बट जब उसे बनाएं तो मेडिकल गाइडलाइंस के थ्रू रहे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, रेमडेसिवियर एंड फेविपिविर जो है ये मेडिसिन अभी भी यूज़ हो रही है, क्यों हो रही है जब इसका मिनिमम सक्सेस है? आप और कोई मेडिसिन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? जेनरिक में यही मेडिसिन क्यों यूज़ कर रहे हैं? इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनको क्यों यूज़ किया जा रहा है एक्सपेंसिव होने के बाद भी? और जो आपकी कोवैक्सीन बनाई जा रही है उसका टाइम क्यों इतना शॉर्ट किया जा रहा है? अगर उसकी रिसर्च प्रॉपरली होगी तो फ़ायदा ही होगा। जैसे भारत बायोटेक ने क्या किया है, सार्स कोव 2 का जो एनआईवे था उसी के थ्रू इन्होंने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, उसी के स्ट्रेन से। कोवैक्सीन आप देखेंगे 100 ml की आएगी और ये 14,600 के आसपास की दवा है, और ये 12 या 13 दिन का डोज है जो लगातार चलेगा। तो देखिए इसको बनाना जरूरी है, हम आईसीएमआर को कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हरी में ना रहें, साइंटिस्ट भी परेशान होंगे। आप प्रॉपर रिसर्च करें, सारे क्लिनिकल ट्रायल लें, उसके बाद लें। 15 अगस्त की जगह 15 सितंबर लॉन्च करें, बट प्रॉपर एक्टिविटीज़ के साथ लॉन्च करें। हिंदू भी लगातार यही कह रहा है, हर मीडिया हर साइंटिस्ट यही समझा रहा है कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। एक फिक्स डेडलाइन देके आप साइंटिस्ट को भी आप रेड टेप को हटाएं, नो डाउट, जो फालतू के नॉर्म्स हैं उनको हटाएं, बट इतनी हरीडनेस नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। इसके बाद यूनिटी की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 का टाइम है, इससे पहले एनपीआर, एनआरसी, इन सब की बात चल रही थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात चल रही थी। उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी। इसके पहले बाबरी इशू था, मंदिर इशू था, वो सारी चीज़ें हो गई। तो कई कॉलेजेस में आप देखेंगे इश्यूज़ आए, जामिया इस्लामिया अलीगढ़ और जेएनयू, इन सब में जो इश्यूज़ चले, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये चल रही है कि भैया कोविड-19 का टाइम है, इस टाइम पे हम सबको बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मजबूत रहने की ज़रूरत है। और स्ट्रांग और मजबूत हम बेटा तभी बन पाएंगे जब अपने आप को हाश रखेंगे। देखिए एजुकेशन है, इकनॉमी बहुत बुरी है, तो इस इकनॉमी को जॉइंटली हम लोग स्ट्रांग बना सकते हैं। अकेले दम पर कोई इसके लिए काम नहीं कर सकता, ना इंडिया, ना एक इकलौता बंदा। इंडिया एक ब्रांड है सेकुलरिज्म का, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इंडिया में रहकर एक दूसरे का साथ देंगे। यहाँ पर ना इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम से डरो, ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन दोनों के साथ है, इकोनॉमी वीक है हमारी, कोविड-19 के बाद हम लोग उभर रहे हैं, तो हम सबको एक साथ मिलके एज अ टीम बन के काम करना चाहिए। हम सबको मिलके काम करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। इसी के बारे में इसमें बोला गया, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ना जरूरी है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तभी हम इंडिया को दोबारा डेवलप कर पाएंगे। उसके रिलेटेड एडिटोरियल है हाउ टू काउंटर चाइना। देखिए आज आप बात कर रहे हैं क्लैश के बाद इंडिया चाइना के अगेंस्ट कैसे काम करेंगे, कैसे इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जीडीपी की बात करें तो आज हमारी जीडीपी बहुत बुरी है, बट 97 में दोनों की इक्वल थी। चाइना ने अपनी आइडियोलॉजीज अपनाई, अपने प्रोसेस अपनाए, अपने प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू आगे बढ़ा और आज इस लेवल पे पहुंच चुका है। आज एलएसी पे जो है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होगी। डिफेंस में हमारा बजट बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हमें देखना है। स्लो डाउन इन रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इकोनॉमी स्लो डाउन हमारे यहाँ है। 1991 के बाद हमारे यहाँ भी कम्युनिटी प्राइस सेट हुए, सब कुछ हुआ, लेवलाइजेशन आया, बट चाइना आगे बढ़ा। सिंपल सी चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग और बेटर कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को वेलकम करना, आपने ईज नॉर्म्स रखना, वो सारे काम थे। हम इतनी चीज़ें नहीं कर पाए, स्टेबल टैक्स पॉलिसीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, कई सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम नहीं ख़त्म कर पाए। आज की डेट में हम कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम अपनी ग्रोथ 8% से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे रिसेंट गवर्नमेंट के साथ, बट आज जो कंडीशन है वो थोड़ी बुरी है। उसके बाद भी इंडिया भी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में नहीं जुड़ा, तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो लो ट्रेड बैरियर्स के थ्रू हमारे कंपनीज़ को अपने पास ले जाएंगे। वियतनाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन की है। अब इंडिया की मार्केट को थ्रेटन करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए हाई टेक्नोलॉजी, और हमें देखना चाहिए कॉस्ट एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह लिबरलाइजेशन की हम हेल्प कर सकते हैं। चाइना का जैसे अपना वर्क करता है उससे बेहतर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। हमें देखना है हमारे यहाँ कितना टैलेंट है, कैसे हम लॉन्ग टर्म कमिट कर सकते हैं, मल्टी बिलियनियर इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, कंपनीज कैसे इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल सेल में ले जा सकती हैं, और हम किस तरह बोल्ड रिफॉर्म्स ला सकते हैं और अपने आप को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंस, एक ग्रेटर इंडिपेंडेंस ट्रेड में भी पाएँ और अपने को सेल्फ रिलायंट बना पाएँ। तो ये डिपेंड हम पर करता है हम किस तरह इस बेहतर चीज़ों को कर पाते हैं। इसके बाद एक इशू कंपलसरी लाइसेंस फॉर जेनरिक, हाँ रेमडेसिवियर। देखिए चाइना यूएसए से बहुत मांगता है, यूएस जो मांगता है इसको मांगता है, तो इसके लिए
इनके पास कोई कंपनी नहीं थी, तो गिलार्ड एक फार्मास्यूटिकल है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स इनको देगी। और बहुत सारी चीज़ है। इस ड्रग का प्राइस जो है इन्होंने 2.5 लाख या $3000 रख रखा है। बल्कि ये बन सकती है, इंडिया अगर इसको कहेगा लाइसेंस दे दे गिलार्ड फॉर सेल, तो 30,000 to 35,000 के दे रहा है। बट कायदे से बात करी जाए तो ये इंडिया में अगर बने जेनरिक और इसकी पूरी परमिशन मिल जाए, तो ये एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ बना लेंगे, कहा जा रहा है $10 750 की बना लेंगे। और इंडिया में ₹100 के अंदर ये मिल जाएगी अगर आप बात करें। तो जाहिर सी बात है, गिलार्ड जो है वो 100 और टाइम्स ज़्यादा महंगी इस दवा को बेच रहा है। तो ड्रग कंट्रोलर को सोचना चाहिए कि इसको अप्रूव करे, और उसके बाद हाई कॉस्ट पे जो स्टॉक बाई हो रहा है वो इंडियन पेटेंट्स इसको यूज़ करें, और लो कॉस्ट की दवाई को लाके अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करें। इसके बाद अमरनाथ यात्रा ट्रेडिशनल रूट की जगह बाय रूट जा रही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अमरनाथ श्रेणी में आज की डेट में लॉकडाउन के बाद चीज़ें जब खुली हैं, तो 500 लोग एक दिन में जा सकते हैं। 23 जुलाई से 3 अगस्त तक ही होगा। ट्रैक होगा साउथ कश्मीर से थ्रू, पहलगाम के रूट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें प्रथम आरती जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने की जाके। और जाहिर सी बात है, टेलीकास्ट जैसे प्रसार भारती अपने यहाँ करेगा। तो अब ये यूनियन टेरिटरी के पास पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो होने जा रही हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी आप देख लीजिएगा। बेटा आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आपके लिए, जेनरिक मेडिसिन आप फ्लिप ऑफ टू द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम एनालाइज। जेनरिक मेडिसिन क्या है हमारे लिए, क्या है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसका आंसर जरूर लिखें। आज के एडिटोरियल हिंदू में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक रखें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करो तो जरूर बता आपने इससे डिसलाइक क्यों किया। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं तभी हमें हेल्प मिलती है। अगर आपको अच्छा लगा, टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कर लें, जो भी होगा वो इमीडिएटली वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है। फेसबुक लिंक आपको दिया है, इससे आप यहाँ के पेज को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।